नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं जन्म कुंडली में सप्तम भाव का विश्लेषण, जिसमें आज जो विषय रहेगा वह विषय है विवाह विलंब के ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं, और इसके जो हम कारण बताएंगे उनको जन्म कुंडली के एक विश्लेषण के साथ में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक और सभी के लिए उपयोगी कार्यक्रम। हमारे सामने एक जन्म पत्रिका है। हम इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे, कैसे इस जन्म पत्रिका में विवाह में विलंब हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम एक बात को समझ लें कि जब भी वैवाहिक विलंब के लिए बात होगी तो उसके लिए एक परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होगी। उसमें अनेक तरह की परिस्थितियां, अनेक तरह के कारण होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है हमारे पूर्व संचित कर्मों का फल। पूर्व संचित कर्मों के आधार पर ही हमारी जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रह युतियां निर्मित होती हैं। ऐसे अनेक ग्रह युक्तियां ऐसी अनेक जो युक्तियां हैं, विसंगतियों के रूप में अशुभ योगों का निर्माण करती हैं। और जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे शुभ अशुभ ग्रह योग हमारे जीवन के ऊपर अलग अलग तरह से प्रभाव डालकर अनेक घटनाओं का संकेत हमें सूत्र रूप में प्रदान करते हैं। विवाह एवं गृहस्थ सुख संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मुख्यतः कुछ बिंदुओं व विश्लेषण करते हैं, जैसे कि लग्न को देखते हैं। जन्म कुंडली की ये लग्न भाव है, इस लग्न भाव को देखते हैं। लग्न भाव को देखते हैं, दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरा भाव जो कुटुंब का भाव होता है, ये दूसरा भाव है। इस दूसरे भाव को देखते हैं। संतान का भाव पंचम भाव, प्रेम का भाव पंचम भाव, इसको देखते हैं। और सप्तम भाव को देखते हैं, और जो सैया सुख है यानी कि 12th हाउस रोमांस का भाव, उसको देखते हैं। और इनके स्वामियों के साथ इनके स्वामियों के साथ हम कलत्र कारक यानी कि पत्नी कारक शुक्र, और यदि स्त्री की कुंडली है, स्त्री जातक की कुंडली है, तो पति कारक यानी कि बृहस्पति का अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। जब भी आप इस तरह का विश्लेषण करोगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जन्म कुंडली में जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में आप फर्स्ट हाउस मीन्स लग्न को देखोगे। सेकंड हाउस जो धन भाव भी है, कुटुंब भाव भी है, वाणी का भाव भी है, इस भाव को देखोगे। फिर पंचम भाव जो संतान का भाव भी है, प्रेम का भाव भी है, इसको देखोगे। फिर सप्तम भाव जो कलत्र भाव स्वयं है, उसको देखोगे। और यदि पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को, क्योंकि शुक्र कारक होता है, उसको देखोगे। और यदि जो कन्या की कुंडली है तो गुरु बृहस्पति को देखोगे। और 12th हाउस को देखोगे। 12th हाउस होता है रोमांस का भाव, सैया सुख का भाव, पत्नी सुख का भाव। तो पत्नी का सुख अगर देखना है तो 12th हाउस से देखोगे। तो हमें कुल मिलाकर ये 5 भाव देखने हैं, और इनके साथ में कारक को देखना है, इनका अध्ययन करना हो। जन्म कुंडली के लग्न भाव जो खुद का प्रतिनिधित्व करता है, जिस जातक की हम जन्म पत्रिका देख रहे हैं उसका स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है जन्म कुंडली का लग्न भाव। यह जातक के व्यक्तित्व, उसके प्रभाव, उसके स्वास्थ्य, कैसी शारीरिक कदकाठी होगी, जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं वो कैसे होंगे, उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं, उन सभी को हम लग्न से देखते हैं। इसलिए व्यक्ति के सुखद, समृद्धि और संतुष्ट कारक जीवन के लिए लग्न भाव और लग्नेश पूर्ण बली और शुभ प्रभाव देने वाला होना बेहद जरूरी। जैसे यहाँ पर ये लग्न कुंडली में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके लग्न मिथुन लग्न है। और लग्न के मिथुन जो लग्न है, राशि है जो,
उसके स्वामी कौन हुए? उसके स्वामी बुध हैं। तो बुध इस कुंडली में लग्नेश हैं। तो यहाँ पर लग्न भी बलवान होनी चाहिए और लग्नेश भी बलवान और शुभ होने चाहिए। अब दूसरे भाव की हम चर्चा कर लेते हैं कि दूसरे भाव को परिवार का भाव, कुटुंब का भाव कहा जाता है। पति पत्नी रूप में जब नव दंपति अपनी एक पारिवारिक इकाई बनाकर, देखिए विवाह का उद्देश्य क्या होता है? वंश वृद्धि। तो अपनी जो अपने गुण हैं वो विशिष्टताएं अगली पीढ़ी को देना, यही इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर दूसरा भाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस ये कुटुंब भाव है और यहाँ पर आगे जो वंश बढ़ाने का कार्य किया जाता है। और जन्म कुंडली का दूसरा भाव और उसका स्वामी, ये दोनों पाप पीड़ित हो जाएं या अशुभ ग्रहों के मध्य में स्थित हो जाएं, जिसको हम बोलते हैं पाप कर्तरी। पाप पीड़ित, या तो यहाँ कोई पापी ग्रह बैठ जाए, यहाँ जैसे मानकर चलिए यहाँ पर क्या है, आप देखिए ध्यान से, आपको दिख पा रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। हो सकता है ये आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखे, मैं बोलता जाऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आता रहे। यहाँ पर दूसरे घर में जब मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका हो गई तो दूसरे घर में यहाँ पर जो कर्क राशि है, कर्क राशि यहाँ पर विराजित है दूसरे घर में। अब इस कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब यह यहाँ पर राशि और चंद्रमा, यदि ये दोनों आप पीड़ित हैं तो ये इस भाव से संबंधित समस्याएं लेकर आएंगे। या फिर लग्न में और तीसरे भाव में कोई पापी ग्रह बैठे हों, या फिर यहाँ पर लग्नेश, जहाँ पर दूसरे भाव के अधिपति वह बैठे हों और उनके आगे पीछे भाव जो हैं उनमें कोई पाप ग्रह बैठे हों, तो ये पाप कर्तरी दोष हो गया। तो पाप कर्तरी दोष में फंस जाते हैं, तो वहां पर पीड़ित हो जाएं, तो अशुभ ग्रहों के मध्य में स्थित हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति ताउम्र अविवाहित रह सकता है। आप ये बात का ध्यान रखें, संभावनाएं अधिक हो जाती हैं जब तक किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े। अब जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। अब तो पंचम भाव से हम किसको देखते हैं? पंचम भाव जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 7 नंबर, पंचम भाव में यहाँ कौन सी राशि होगी? तुला राशि हो गई। और तुला के स्वामी कौन हो गए? शुक्र हो गए। तो यहाँ पर शुक्र और तुला, ये दोनों जो राशि है उस वो पाप कर्तरी में ना हो, पाप पीड़ित ना हो, कोई पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, या फिर पंचम भाव के अधिपति पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, या वो पाप कर्तरी में ना हो। अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो वह भाव पीड़ित हो जाएगा, पंचम भाव पीड़ित हो जाएगा, जो कि एक संतान सुख का हम इसमें विचार करते हैं। और वैवाहिक जीवन का एक मुख्य आधार भी संतान सुख होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए कि प्रेम का भाव भी है, ये पीड़ित हो जाएगा तो प्रेम नहीं रहेगा। अब देखिए, देखते हैं फिर हम सप्तम भाव। सप्तम भाव जहां पर ये इस जन्म पत्रिका में 9 लिखा हुआ है, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव लग्न से सप्तम, सप्तम भाव है। ये कलत्र भाव है और सीधे सीधे वैवाहिक कार्य, गृहस्थ सुख, यौन सुख आदि के साथ ये भाव संबंधित। जबकि जन्म कुंडली के जो द्वादश भाव है उससे हम स्त्री पुरुष के परस्पर यौन सुख, जैसे मैंने भी बताया, उसकी हम चर्चा करते हैं। भोग विलासता की अ, भोग विलासता की हम चर्चा करते हैं। ये सभी जो है, जो भाव हैं, ये 12th हाउस से हम देखेंगे, इनका विचार किया जाएगा। और इस एक भाव और आप ध्यान रखिए, अगर स्त्री की जन्म पत्रिका है तो वहां पर ये अष्टम भाव विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अष्टम भाव को सौभाग्य का भाव कहा जाता है। स्त्री का सौभाग्य अष्टम भाव को कहा जाता है। तो यहाँ अष्टम भाव में पाप ग्रहों की युति हो तो वह अपनी पति की आयु को क्षीण करने वाली कही गई है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक कार्य और गृहस्थ सुख को जानने के लिए पुरुषों में हम शुक्र को देखेंगे, और स्त्रियों में पति सुख को जानने के लिए जो पति का कारक ग्रह है वो बृहस्पति को देखेंगे। इसका विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। अगर किसी जन्म कुंडली में विवाह व गृहस्थ सुख कारक शुक्र निर्बल हो, पाप पीड़ित हो, शुक्र निर्बल हो
पाप पीड़ित हों, अशुभ प्रभाव में चले जाएं, तो निश्चित ही व्यक्ति के वैवाहिक कार्य में विलंब होता ही होता है। अगर ये पुरुष की कुंडली है, देखिए यहाँ पर ये एक पुरुष की कुंडली है और यहाँ पर आप देखिए शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में ये शुक्र विराजित। ध्यान से देखिए। अब आप देखिए कि इन पर किसकी दृष्टि है, कहीं ये पाप कर्तरी में तो नहीं है और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो इनके ऊपर नहीं है। ये हमको देखना होगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ केतु बैठे हुए यहाँ से पंचम दृष्टि में देख रहे हैं। यहाँ से देखिए राहु को देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राहु मंगल को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केतु की जो दृष्टि है वो आप देखिए केतु की पंचम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है इस जन्म पत्रिका में। और भी आपको कोई स्थिति दिख रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर शुक्र अगर पीड़ित हो जाते हैं, शुक्र अगर पीड़ित हो जाते हैं, अगर पुरुष की जन्म पत्रिका है और शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह विवाह में विलंब करेंगे, विवाह के सुख में न्यूनता लेकर आएंगे, गृहस्थ सुख से उसको वंचित भी कर सकते हैं। वहीं स्त्रियों में यदि देखें यही स्थिति अगर बृहस्पति की हो जाए, बृहस्पति कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएं, तो वह पति सुख में न्यूनता देने वाली स्थिति हो जाएगी। देखिए जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति अपनी अगर खुद की राशि में बैठे हों, खुद की राशि में बैठे हों, जैसे यहाँ पर गुरु बृहस्पति हुए इस पत्रिका में और गुरु बृहस्पति ये खुद की राशि में बैठ जाए। अब जैसे यहाँ पर ये खुद की राशि में बैठे हुए हैं, देखिए ध्यान से, ये स्वयं की राशि में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो जब गुरु बृहस्पति, नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पर कहूंगा सप्तम भाव के अधिपति स्वयं की राशि में बैठ जाएं, जैसा कि इस जन्म पत्रिका में गुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, तो स्वयं की राशि में जब बैठ जाएं तो यह स्थिति क्या होगी, वैवाहिक संबंध होगा उच्च संपन्न और समृद्धशाली परिवार से उसका स्थापित करवाने वाला होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी जन्म कुंडली में सप्तमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तो जातक के वैवाहिक कार्य में तो पर्याप्त विलंब होता ही होता है, उसे वैवाहिक सुख का आनंद भी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस की हम बात करें, सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पीड़ित हो जाए, अभी कहा जैसे मानकर चलिए सप्तम भाव और सप्तमेश। अब यहाँ देखिए क्या गुरु बृहस्पति जो यहाँ पर सप्तम भाव के अधिपति हो रहे हैं और सप्तमेश, सप्तम भाव तो ये है और सप्तमेश को देखें तो सप्तमेश जो गुरु बृहस्पति हैं वो क्या कहीं से पीड़ित हैं, आप ये देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ग्रहों को हम देखेंगे तो बुध की दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो यहाँ ये अभी पीड़ित नहीं दिख रहे, तो यह स्थिति बनेगी। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि यदि ये जो लग्न कुंडली में सप्तमेश हैं, यदि ये नवमांश में जाकर यहाँ पर पीड़ित हों और नवमांश में जाकर भी पीड़ित हो जाएं, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि इनकी जो स्थिति है ये अशुभ हो जाएगी, ये परेशान करने वाली होगी। जैसे यहाँ पर हम गुरु बृहस्पति को देखें तो गुरु बृहस्पति यहाँ कौन है, सप्तमेश है, और ये यहाँ पर देखिए इस जन्म पत्रिका में यहाँ बैठ के आकर नवमांश में, नवमांश में यहाँ से राहु को काउंट कीजिए, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से राहु गुरु बृहस्पति पर अष्टम में बैठकर स्वयं गुरु बृहस्पति को पीड़ित करने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे। और बाकी आप देख सकते हैं जैसे शनि है तो शनि यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो शनि की दृष्टि नहीं है, सिर्फ राहु की दृष्टि यहाँ से पड़ने से ये गुरु यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो कुछ मात्रा में, अधिक से नहीं है, लेकिन कुछ ये सप्तम भाव के अधिपति यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। तो यह स्थितियां आप देख पा रहे होंगे। वहीं यदि सप्तम भाव और सप्तमेश की हमने स्थिति को समझ लिया, एक स्थिति बनती है कि यदि लग्न को या सप्तम भाव ये दोनों पाप कर्तरी योग में आ जाए, जैसे लग्न है, लग्न के आगे पीछे पाप ग्रह बैठे हों तो पाप कर्तरी योग, यहाँ भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए और यहाँ भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो इस लग्न को घेर लेंगे तो ये पाप कर्तरी में आ जाएगी। या यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, यहाँ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो सप्तम भाव को घेर लेंगे तो ये पाप कर्तरी स्थिति
बन जाएगी, तब भी ये विवाह के लिए बाधक स्थिति कही जाती है। विवाह से संबंधित परेशानी आती हैं, विवाह के बाद समस्याएं आती हैं। अब देखिए, वैवाहिक विलंब में ग्रहों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी ग्रहों की ऐसी विसंगतियां हैं जो इसमें जिम्मेदार रहती हैं। वैवाहिक विलंब के रूप में अगर हम देखें तो कुछ ग्रह हैं जो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की। आज के इस टॉपिक में आपको बता दूं, इस टॉपिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से अपनी जन्म पत्रिका, अपने संबंधियों की जन्म पत्रिका को देख सकते हैं। आपको बहुत आसानी से सब बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। अब हम चर्चा करते हैं शनि की। यदि किसी जन्म कुंडली में शनि सूर्य युक्त हो जाए और कहाँ बैठे, लग्न में बैठे, मानकर चलिए कुछ टाइम के लिए भूल जाइए इस जन्म पत्रिका को, और मैं आपको यहाँ सूत्र बता रहा हूँ कि यदि यदि क्या हो जाए, यदि शनि और सूर्य ये युति करके लग्न में बैठ जाए, किसी की जन्म पत्रिका में अगर यह स्थिति बने, शनि और सूर्य युति करके कहाँ बैठ जाए, लग्न भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति के वैवाहिक कार्य में कई तरह की बाधाएं आती रहती हैं। शनि लग्न भाव में और चंद्रमा सप्तम भाव में अगर चले जाएं, दूसरी स्थिति शनि सप्तम भाव में, शनि लग्न भाव में और चंद्रमा सप्तम भाव में चले जाएं, तो यहां पर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि शनि पर हो जाती है। तो विवाह में पर्याप्त देरी होती है। यह विवाह जल्दी से नहीं होता, इसमें पर्याप्त देरी देखने को मिलेगी। और यदि शनि चंद्रमा संयुक्त रूप से सप्तम भाव में बैठ जाएं, यदि शनि चंद्रमा पर्याप्त रूप से सप्तम भाव में बैठ जाएं, शनि चंद्रमा की युति हो जाए, तो ये विष दोष तो बनाती ही है। और ये क्या करती है, अ, ये व्यक्ति के विवाह में बहुत ही अधिक विलंब निश्चित रूप से देने वाली होती है। और यह स्थिति ऐसे बने कि नवांश लग्न से सप्तम भाव जो हो, वहां पर भी अगर ये बैठ जाए, जैसे हमारी नवमांश कुंडली है, उससे यहाँ पर भी अगर आप चंद्रमा और शनि की युति देख लें इस तरह से, तब भी आप निश्चित रूप से ये बने, ये नहीं बने, अगर यहाँ भी बने तब भी यह स्थिति आप मान लीजिए कि यह स्थिति बनेगी। और यह स्थिति कैसी होगी, अशुभ स्थिति होगी, निश्चित रूप से विलंब कराने वाली स्थिति होती है। आप सूत्र जो मैं बता रहा हूं, इन सूत्रों को आप स्पष्ट रूप से नोट करते चलिए। अब हम बात करेंगे शुक्र की। देखिए, शुक्र का वैवाहिक कार्य ग्रस्त जीवन के साथ साथ भोग विलासिता, यौन संतुष्टि, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्व हो, इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और शुक्र और चंद्रमा के सप्तम भाव में बैठने पर ये एक विचारणीय विषय बन जाता है, चिंतनीय विषय बन जाता है। यहाँ पर ये चिंता का कारण है कि यदि चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाएं, यदि चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाएं, चंद्रमा और शुक्र हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, ये यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो ये बिल्कुल, ये सभी के लिए है, चाहे वह स्त्री जातक है या पुरुष जातक है, इन सभी के लिए मैं बता रहा हूं। तो यदि शनि और मंगल उनके सप्तम स्थान में बैठे हैं, तब भी यही स्थिति होगी। यदि शनि और मंगल उनसे सप्तम स्थान में बैठ जाए, अब यहाँ ये स्थिति हो और शनि और मंगल, जैसे मंगल यहाँ है और शनि भी साथ में बैठ जाए, शनि और मंगल, शनि और मंगल यहाँ ये इनसे सप्तम में हो जाएं, तो विवाह निश्चित रूप से आप ये समझिए कि निश्चित रूप से विलंब होगा। अगर इस योग पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो, अगर इस योग पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो, तो भी विवाह में पर्याप्त विलंब संभव है। शुक्र की चंद्र या सूर्य से सप्तम भाव में युति, अगर शुक्र से चंद्रमा सप्तम भाव है या फिर सूर्य सप्तम भाव है, शुक्र जहां भी बैठे हैं, शुक्र जहां भी बैठे हैं, शुक्र मान के चलिए यहां बैठे हैं, शुक्र के सामने चंद्रमा या सूर्य, इनमें से कोई भी बैठा हुआ ग्रह, तो ये विवाह में पर्याप्त विलंब देने वाली युति बन जाती है।
शुक्र की सूर्य चंद्रमा से नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है। कर्क या सिंह राशि में अगर जो बैठे शुक्र हैं वो सूर्य चंद्र अगर देखते हों तो भी विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है। यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए, शुक्र अच्छे हैं लेकिन आप कहोगे चंद्रमा शुभ हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त शत्रुता है। तो एक दूसरे के आसपास ही ये नहीं होने चाहिए, मतलब दृष्टि में ना आए तो अच्छा रहता। विशेषकर ये अगर सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, या फिर ये जहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है यानी कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, उन स्थितियों में यह ज्यादा बनती है, यह स्थिति ज्यादा दिखती है। चलिए अब हम बात करते हैं कोई वक्री ग्रह कैसे विवाह में देरी करता है। यदि सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह होकर बैठ जाए, वक्री ग्रह आप जानते हो, रेट्रोस्पेक्टिव होकर बैठ जाए कोई ग्रह, तो वक्री होकर बैठ जाए सप्तम भाव में, या सप्तमी स्वयं वक्री हो जाए, जैसे यहाँ पर गुरु बृहस्पति, अब गुरु बृहस्पति को हम देखेंगे आगे। गुरु बृहस्पति अगर यहाँ खुद बैठ गए, क्योंकि जो कि इसके सप्तमेश होते हैं, और वो वक्री हुए, ये आप चार्ट में देखोगे वक्री है नहीं है, अगर वक्री होते हैं तो यहाँ पर यह वक्री होकर बैठ जाएं, या वक्री ग्रह के साथ बैठ जाएं। स्वयं वक्री नहीं हो रहे, स्वयं वक्री नहीं हो रहे लेकिन वक्री ग्रह के साथ बैठ गए, या वक्री ग्रहों की सप्तम भाव या सप्तमेश या फिर शुक्र पर दृष्टि पड़ जाए। आपको मैंने 3 सूत्र यहाँ पर अभी दिए हैं, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए बारी बारी से, जो आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। देखिए सप्तम भाव में कोई ग्रह वक्री होकर बैठ जाए, मान के चलिए यहाँ पर शनि बैठ गए, वक्री होकर बैठ गए, अशुभ है। यहाँ पर मंगल बैठ गए, वक्री होकर बैठ गए, अशुभ है। वैसे तो ये स्वयं सप्तम में अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। बुध बैठ गए, वक्री होकर बैठ गए, अशुभ है। कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठ जाए, अशुभ है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव का अधिपति जैसे कि यहाँ पर गुरु होते हैं, गुरु स्वयं वक्री होकर बैठ जाए, अशुभ स्थिति। तीसरी स्थिति, यहाँ पर इस सप्तम भाव के जो अधिपति गुरु हैं वो यहाँ बेशक बैठे हैं, लेकिन इनके साथ में कोई वक्री ग्रह बैठ गया, जैसे शनि है वो वक्री होकर बैठ गए, या मंगल हैं या बुध हैं वो वक्री होकर बैठ गए। तो ये कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठ जाए तो यहाँ पर यह स्थिति हो गई। अब एक स्थिति और बताई थी मैंने, आप उसको ध्यान से समझिए, कि यदि सप्तम भाव को कोई, जैसे मान के चलिए यहाँ पर बुध बैठे हों और ये वक्री अवस्था में हो और वो सप्तम भाव को देखें या सप्तमेश को देखें, सप्तमेश को यहाँ बैठकर देखेंगे, यहाँ बैठकर देखेंगे, तो देखें तो यह स्थिति अच्छी नहीं है, यह विवाह में विलंब देने वाली स्थिति होती है। ग्रस्त जीवन में अनेक परेशानियां समस्याएं लेकर आने वाली स्थिति होती है। या फिर जो कारक ग्रह वह स्वयं अगर वक्री हो जाए, पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर वक्री हो जाए, वक्री होकर कहीं भी बैठे हों, शुक्र अगर जैसे यहाँ पर शुक्र यहाँ बैठे हैं, मानकर चलिए वक्री हैं, तो यह स्थिति अच्छी नहीं है विवाह के लिए। कारक ग्रह अगर वक्री है तो यह स्थिति अच्छी नहीं होती। वैवाहिक जीवन में अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं लेकर आती है, पर्याप्त विलंब भी देने वाली होती है। अब बात करें कि यदि बृहस्पति और शनि की, बृहस्पति और शनि की अगर हम चर्चा करें कि किसी युवती यानी कि किसी जातिका की जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति या शुक्र बृहस्पति या शनि से सप्तमस्त, सप्तम भाव के अधिपति यानी कि सप्तमेश या शुक्र सप्तम भाव के अधिपति, अब ये इस जन्म पत्रिका में तो बृहस्पति ही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए मानकर चलिए ये 2 नंबर की जन्म पत्रिका है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखा होगा 8, ऐसे ध्यान दीजिए। तो सप्तम भाव के अधिपति जो हो गए सप्तमेश, वो कौन हो गए यहाँ पर, मंगल हो गए, मंगल हो गए यहाँ पर सप्तमेश। सप्तमेश या फिर शुक्र को लीजिए, ये बृहस्पति या शनि से सप्तमस्त हो, ये मान के चलिए यहाँ पर बृहस्पति हो या यहाँ पर शनि बैठ जाएं, मंगल शनि के आमने सामने, सप्तमेश और गुरु आमने सामने हो गए, या तो, या फिर जो शुक्र हैं, शुक्र और शनि आमने सामने हो गए,
शुक्र के सामने शनि हो गए, यह स्थिति हो गई। या बृहस्पति हो गए, गुरु हो गए, यहाँ पर या गुरु हो गए सप्तम इसके सामने, या शनि हो गए। तो यह स्थिति भी विवाह में पर्याप्त विलंब देने वाली होती है। बिल्कुल निश्चित मानकर चलिए विवाह में विलंब होगा ही होगा। अब आप कहोगे शुभ ग्रह बैठी हुई दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छी कंडीशन होगी। लेकिन ये सूत्र आपको विशेष सारी स्थितियां जो परीक्षण की हुई हैं वो स्पष्ट कर रही हैं। आप इसको उपयोग करके देखिए। शनि और बृहस्पति दोनों ही मंद गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं और शनि से युति या सप्तमस्त होने की स्थिति में विवाह में विलंब निश्चित रूप से देखने को मिलता है। कारण यही है कि इनकी गति बहुत ही स्लो होती है, मंद होती है। ऐसे ही अब हम एक स्थिति देखेंगे कि यदि मंगल और शनि, इनको और देखेंगे, इनसे संबंधित क्या नियम और हो सकते हैं जो विवाह में विलंब करते हैं। तो मंगल और शनि शुक्र और चंद्रमा से, ये शुक्र जो कारक ग्रह है और चंद्रमा, इनसे सप्तमस्त हो तब भी विवाह में विलंब होता है। मंगल और शनि शुक्र और चंद्रमा से सप्तमस्त हो तब भी विवाह में विलंब देखने को मिलता है। शनि और मंगल तुला लग्न वालों के लिए, अगर तुला लग्न है तो दूसरे भाव या अष्टम भाव में हो तो भी विवाह में विलंब होता है। मानकर चलिए यहाँ तुला लग्न का अर्थ हो गया, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर दूसरे भाव में, दूसरा भाव 7 8, दूसरा भाव ये हो जाएगा 8 और ये हो गया, ये शुक्र यहाँ के अष्टमेश हो गए, मंगल यहाँ पर दूसरे भाव। यहाँ पर शनि और मंगल हो, इसमें दूसरे भाव में शनि हो, यहाँ पर शनि बैठे हो और यहाँ पर कौन हो, मंगल बैठे हो, यहाँ मंगल बैठे हो, तो विवाह में बहुत ही विलंब हो सकता है, बहुत विलंब यहाँ देखने को मिलता है। व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण विवाह सुख नहीं मिल पाता, ये स्थिति यदि बनती। शनि बहुत धीमी गति से अंतरिक्ष पथ पर भ्रमण करने वाले ग्रह हैं। उन्हें द्वादश राशियों का भ्रमण पूर्ण करने में औसतन 30 वर्ष का समय लगता है। अब प्रत्येक राशि पर 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं, इसलिए उनका शुभ या अशुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। शनि लंबे समय तक विवाह विलंब का कारण भी बनते हैं। ये शनि विशेष रूप से विवाह में रोक लगाते हैं। शनि सप्तम भाव में स्वग्रही बनकर बैठे तथा लग्न भाव में सूर्य विराजमान हो, यह स्थिति और देख लीजिए। शनि कब बैठेंगे, कर्क राशि होगी तब यहाँ पर बैठेंगे। जैसे हम 4 नंबर की राशि मानकर चलिए इसे कि ये 4 नंबर की राशि, 4 5 6 7 8 9 10 अपनी राशि में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये स्थिति क्या कहती है कि सूर्य यहाँ कहाँ बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं और शनि अपनी ही राशि में बैठे, सप्तम में। शनि सप्तम भाव में स्वग्रही बनकर बैठे और लग्न भाव में सूर्य विराजमान हो तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी विवाह में पर्याप्त रुकावटें खड़ी करता है। यह स्थिति बने, यह स्थिति बने तो अब यहां पर एक सूत्र यह है कि शनि और चंद्रमा की यदि युति हो जाए, इसको हम विष दोष भी कहते हैं। शनि और चंद्रमा की जब युति बनती है तो ये विष दोष बन होती है और ये सप्तम भाव में हो जाए, शनि के साथ चंद्रमा ये यहां बैठ जाए युति होकर, तो भी विवाह में विलंब कराते हैं। या फिर जहां शनि बैठे हुए हैं, जहां पर शनि बैठे हुए हैं, शनि और कहीं पर भी शनि बैठे हुए हैं, शनि से राहु या फिर मंगल सप्तमस्त हो, मैंने कहीं कहा यहां पर भी आप बैठा सकते हो या मंगल राहु इनमें से कोई बैठा हो, कहीं पर भी आप बैठा दो। शनि से सप्तमस्त अगर मंगल या राहु हैं तो शनि बाधक बनकर वैवाहिक कार्य में निरंतर रुकावटें देने वाले हो जाते हैं। यह स्थिति, एक स्थिति और बनती है, स्थितियां बहुत हैं, आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सी स्थिति बन रही है।
जो कारण है विवाह में देरी का, शनि शुक्र राहु या बुध के साथ युति कर लें। शनि जो है किसके साथ में, या तो शुक्र के साथ में युति कर लें, या राहु के साथ युति कर लें, या बुध के साथ युति कर लें। ये 3 ग्रहों के साथ में से किसी के साथ भी युति करके सप्तम भाव में बैठ जाएं तो विवाह में निश्चित तौर पर विलंब देखने को मिलेगा। एक स्थिति और देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको आज ये टॉपिक पूरी तरह से, जहां तक है संभावना कि ये अच्छी तरह से आप समझ जाओगे और ये आसानी से आप देखने लगोगे। शनि सूर्य चंद्रमा से, अगर शनि है कहीं पर भी बैठे, चलिए मैं यहीं बैठा देता हूं, ये सूर्य अथवा चंद्रमा में से किसी एक को भी देखें। शनि यहाँ बैठे, चंद्रमा यहाँ बैठे, इनको देख रहे हैं ये, या फिर 1 2 3 यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, इनको देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। तो कोई भी 3, यहाँ पर 3 7 10, 10 की देखें तो 7 8 9 10, अगर सूर्य यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं या सूर्य बैठे हैं, इनको यहाँ शनि देख रहे हैं। तो ये सब जो स्थितियां जहाँ पर सूर्य चंद्रमा को शनि देखें, तो भी यह जो स्थिति है ये विवाह में विलंब कराने वाली होती है। और या फिर युति बनाकर हो जाए, सूर्य चंद्रमा, शनि चंद्रमा, सूर्य सूर्य शनि, ये युति बनाकर हो जाए तो निश्चित तौर पर विवाह विवाह में जो विलंब है वह होता है। शुक्र शनि द्वारा प्रभावित हो, अगर शुक्र उस शनि के द्वारा प्रभावित हैं तो विवाह विलंब की जटिलता और भी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ हमने दिखाया, और यहाँ पर इनके साथ में, जैसे एक यहाँ पर मान ले, एक इसमें यहाँ चंद्रमा, यहाँ सूर्य, और यहाँ मान लें यहाँ पर शुक्र विराजित हो, तो शुक्र भी प्रभावित हो गए, या शुक्र इनके साथ बैठे, तो निश्चित रूप से जटिलताएं और बढ़ जाएंगी विवाह होने में। विवाह विलंब के निश्चित रूप से कारण बनते हैं। कुछ और भी सूत्र हैं, उनको आगे एक और कुंडली लेंगे, उस कुंडली में उनका हम विश्लेषण करेंगे। अब हम करते हैं इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण, या पार्ट 1 देखेंगे इसको, और एक पार्ट और इसका लेकर आऊंगा जिसमें विवाह बाधा से संबंधित जो स्थितियां हैं वो कैसे बनती हैं, कौन कौन से और ऐसे सूत्र हैं जो हम दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में अगर हम देने बैठे तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उसको फिर नहीं देखोगे, और आपको जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वे आपकी नॉलेज में नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, अब हम ये एक जन्म पत्रिका है, ये विवाह विलंब की जन्म पत्रिका, ये विवाह विलंब की जन्म पत्रिका है। यहाँ इसकी डिटेल है। ये एक पुरुष की जन्म पत्रिका है जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1975 को दिन शुक्रवार को दिल्ली में हुआ, और ये हुआ जो समय काल रहा, ये इनका समय काल रहा 9:15 का इनका समय काल रहा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 9:15। शाम को इनका जो जन्म काल है, जो समय काल है वह रहा कितना, 9:15 PM, ये इनका जन्म समय रहा। अब देखिए, ये जन्म पत्रिका, इसके आधार पर जन्म पत्रिका का निर्माण किया, जिसमें यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखी। ये एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका आपके सामने है। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है जिसमें जो मंगल हैं वह लग्न में बैठे हुए हैं और लग्नेश बुध हो जाते हैं। इसके दूसरे भाव में, मैं पहले एक, आप अपनी कुंडली अगर ये दिख रही हो तो सही है, नहीं तो आप स्वयं बना लीजिए, मैं दोनों स्थितियां बता देता हूं आपको। शनि यहाँ पर कर्क राशि जो दूसरा हाउस है वहां पर बैठे हुए हैं। तीसरा हाउस में जो सिंह राशि है वहां पर शुक्र विराजित हैं। चौथे हाउस में जहाँ कन्या राशि है वहां पर बुध विराजित हैं। और
पंचम भाव में तुला राशि है जहाँ पर सूर्य राहु के साथ में विराजित हैं। छठे भाव में वृश्चिक राशि है और सप्तम भाव में धनु राशि है। अष्टम भाव में मकर राशि और नवम भाव में कुंभ राशि और वहीं दसम भाव में मीन राशि है, उसमें गुरु विराजित। और मेष राशि है एकादश भाव में जहाँ पर केतु विराजित हैं और वृषभ राशि में इनके चंद्रमा विराजित हैं जो 12th हाउस बन जाता है। नवमांश कुंडली में जो लग्न का उदय हुआ, नवमांश लग्न का, तो वह वृश्चिक राशि से उदय हुआ है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें जो दूसरा हाउस है नवमांश का, वहाँ पर सूर्य, मंगल और केतु बैठे हुए हैं जो धनु राशि होती है। वहीं जो चौथा हाउस है नवमांश का, फोर्थ हाउस, वहाँ पर कुंभ राशि होती है, गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। और जो अष्टम भाव है वहाँ पर राहु और बुध बैठे हुए हैं। और जो इनका एकादश भाव है नवमांश का, वहाँ पर शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं जो विष दोष बना रहे हैं। और जो शुक्र हैं वह तुला राशि में 12th हाउस में नवमांश की में बैठे हुए हैं। यह स्थिति हमने देख ली। अब हम एक स्थिति और देख लेते हैं, ये विष्णोत्तरी दशा है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ ग्रहों में हमें देखिए गुरु बृहस्पति वक्री यहाँ मिल जाते हैं, राहु और केतु वक्री हैं ही। गुरु बृहस्पति हमें वक्री मिलकर जो जन्म पत्रिका में सप्तम भाव के अधिपति हैं। ठीक है, यहाँ पर सप्तम भाव पर 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि की स्थिति यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको 25 से कम पॉइंट मिले हुए हैं। अब ये देखिए, ये 25 से कम पॉइंट इस भाव को मिले हुए हैं। इस राशि को 25 से कम पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे कम पॉइंट अगर आप देखोगे तो अष्टक वर्ग चार्ट में इनको ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम आते हैं, पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं। यहाँ हमने जो ये यहाँ देखिए, यहाँ पर नक्षत्र भी देख लेते हैं कि जो लग्न है वो मृगशिरा नक्षत्र में है और स्वाति नक्षत्र में सूर्य है, मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा है, आद्रा नक्षत्र में मंगल है, हस्त नक्षत्र में बुध हैं और रेवती नक्षत्र में गुरु हैं जो वक्री अवस्था में हैं। यह स्थिति हमें कुंडली की स्पष्ट हो रही है। वहीं शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं और शनि पुष्य नक्षत्र में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, वहीं राहु विशाखा नक्षत्र में और केतु कृतिका नक्षत्र में आते हैं। दशाओं की बात करें तो जो गुरु की यहाँ पर दशाएं भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ दशाएं आप देख लीजिए। मंगल की 7 वर्ष की दशा से यहाँ प्रारंभ है और यहाँ पर गुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर देखिए जो अब हम देखेंगे यहाँ पर गुरु बृहस्पति का, ये 2000 2000 तक का जो समय है वो दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद में 2000 फिर शनि आ जाते हैं, फिर बुध की दशा आ जाती है और केतु की दशा आ जाती है, बुध की आ जाती है और केतु की आ जाती है यहाँ पर। ये आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। नवमांश कुंडली हमने देख ली है, अच्छी तरह से हमको विश्लेषण अब हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्रिका है जिसका विवाह 35वें वर्ष में प्रवेश होने के बाद भी नहीं हुआ। जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई शुभ या अशुभ ग्रह आपको बैठे हुए नहीं दिख रहे, पहली स्थिति। लेकिन सप्तम भाव के ऊपर अति क्रूर मंगल की अशुभ दृष्टि है, यहां देखिए पहली कंडीशन। सप्तम भाव पर कोई अन्य शुभ प्रभाव भी आपको नहीं दिख रहा, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। बृहस्पति अपनी मीन राशि में तो बैठे हैं, लेकिन अभी क्या देखा, ये वक्री अवस्था में सप्तमेश वक्री हो गया और दसम भाव में बैठे हैं। ये बृहस्पति की शुभ स्थिति मानी जा सकती है क्योंकि अपनी उच्च राशि में स्थित हैं और ये हंस नामक पंच महापुरुष योग की रचना करके बैठे हुए हैं। बृहस्पति का यह एक अति उत्तम योग तो है। यह योग जो उत्पन्न है, जातक लाल कमल के समान सुंदर ऊंची नाक होगी, उसकी सुंदर पैर होंगे,
प्रसन्न रहने वाला होगा, थोड़ा कामुक, गोलाकार सिर, बड़ा विद्वान और धर्मपरायण आदि गुणों से उसको ये संपन्न करते हैं। और ऐसा जातक कई तरह के सुख भोगता भी है। फिर भी सप्तमेश के रूप में बृहस्पति का वक्री बनकर बैठना विवाह और गृहस्थ सुख के लिए शुभ नहीं। वक्री सप्तमेश विवाह बाधा का कारण और वैवाहिक कलेश भी प्रदान करता है। ये मैं आपको अभी सूत्रों में बता चुका हूं। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में बृहस्पति हंस योग के साथ केंद्राधि दोष में भी बैठे हैं। दोनों केंद्र के मालिक हो गए, तो केंद्राधि दोष बन गए। यदि कोई भी शुभ ग्रह या कोई भी दो केंद्र का मालिक हो गए तो केंद्राधिपति दोष इनको लग गया। बृहस्पति केंद्राधिपति दोष युक्त रहने पर अपनी शुभता खो रहे हैं। अतः जातक को बृहस्पति के केंद्रादि दोषग्रस्त रहने से हंस नामक पंच महापुरुष योग का प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा और जातक को इस उत्तम योग की शुभता का लाभ नहीं मिल पाएगा, बल्कि जातक को बृहस्पति के केंद्राधि दोष के कारण अनेक तरह के संताप भी झेलने को मिलेंगे। ये केंद्राधिपति दोष यहाँ पर बन गया। अब स्पष्ट है, केंद्राधिपति दोष दो केंद्र के मालिक हो गए हैं तो केंद्राधिपति यहाँ दोष इनका बन जाता। आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में कलत्र भाव के जो कारक हैं उन शुक्र की स्थिति देखते हैं। अब शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं अपने नैसर्गिक शत्रु सूर्य के घर में। अभी मैंने बताया था चंद्र और शुक्र, चंद्र और सूर्य ये शुक्र की नैसर्गिक शत्रुता मानते हैं। चंद्र शुक्र इनसे ये शत्रु हैं और उनके घर में तीसरे भाव में जाकर कौन बैठ गए? शुक्र बैठ गए, जो कलत्र भाव के कारक हैं। यद्यपि तीसरे भाव में शुक्र कुछ अनुकूल फल देने वाले होते हैं, लेकिन अकेला शुक्र यहां बैठकर अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। पुरुष राशि में बैठा शुक्र, क्योंकि शुक्र क्या है? स्त्री के रूप में आप मानिए उसे। पुरुष राशि में शुक्र यदि बैठा हुआ है तो जातक को अवैध संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर पुरुष राशि में बैठा, पुरुष राशि सिंह राशि। जातक की नवमांश कुंडली का विश्लेषण करें तो नवांश कुंडली में सप्तमेश स्वराशि, जो सप्तमेश हैं वो कहां पर बैठे हैं? अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। किसके? नवमांश कुंडली के सप्तमेश स्वराशि। और शुक्र शत्रु ग्रही होकर सप्तमेश कहां बैठे हुए हैं? अपनी ही राशि में। और जो शुक्र हैं वो सप्तमेश हो गए हैं। नवांश कुंडली में सप्तमेश कहां बैठ गए? स्वराशि। और शुक्र शत्रु ग्रही हो गए, शत्रु ग्रही भी हो गए और स्वराशि में यहां पर बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। अब देखिए यहां हम ये इसके सप्तमेश नहीं, नववांश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नववांश में 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र और उनकी एक राशि तुला है जिसमें वो स्वय राशि में होकर बैठ गए हैं सप्तमेश। इसके नववांश कुंडली के हमने लग्न कुंडली का विश्लेषण कर लिया, नववांश का विश्लेषण कर रहे हैं। और नवांश कुंडली के सप्तमेश कहाँ बैठ गए? अपनी ही राशि में। वहीं जो शुक्र हैं वो कहाँ बैठ गए? अपनी ही राशि में बैठ गए। ये स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। चंद्र कुंडली अगर आप बनाओगे तो चंद्र कुंडली जैसे चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, यहां से एक चंद्र कुंडली से और देख लीजिए, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। और अपनी चंद्रमा नीच दृष्टि कहाँ पर होगी? उनकी वृश्चिक राशि पर जाएगी। हम्म तो वहां से क्या हो गया? अगर लग्न मान लिया हमने चंद्र कुंडली को, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि 8 नंबर कहाँ पर आएगी? सप्तम भाव में आएगी। जबकि सप्तम भाव पर क्या है? मंगल और केतु के अति अशुभ एवं पाप प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। हम देखिए कौन सी लग्न कुंडली देखी, नवमांश देखी और चंद्र कुंडली भी हम देख रहे हैं बनाकर। सप्तमेश कौन हो गए? मंगल हो गए। अब यहां से आप ऐसे देखिए, यहां से ये सप्तम भाव ये बन गया। अब यहां विश्लेषण कीजिए, यहां कौन कौन देख रहा है, यहां कौन कौन से पापी ग्रह देख रहे हैं। तो सप्तमेश मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? दूसरे भाव में चले गए। दूसरा भाव, अब देखिए यहाँ ये यहाँ तो लग्न है, यहाँ से 1 2 दूसरे भाव में चले गए, दूसरे भाव में। और शुक्र जो चतुर्थ भाव में शनि की राशि में बैठ गए। और शुक्र ये भाव जो हो गया इसके हिसाब से ये चतुर्थ भाव, 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में बैठ के राशि चतुर्थ भाव में बैठ के और कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं यहाँ पर?
तो यहाँ पर ये बैठे हैं किसके घर में? ये सूर्य के घर में बैठे। यह स्थिति हमने देखी। चंद्र कुंडली से भी आप देख लीजिए। जन्म कुंडली में सप्तमेश गुरु से अष्टम स्थान पर नीच के सूर्य राहु की युति बन रही है। जन्म कुंडली में जहां पर गुरु हैं, गुरु से अष्टम स्थान पर, गुरु से अष्टम स्थान पर यहां पर यह स्थिति बन रही है। किसकी बन रही है? ये राहु और सूर्य की युति बन रही है। और शुक्र से द्वादश स्थान पर पापी कौन बैठे हुए हैं? देखिए, मैंने कहा था इन्हीं भावों की हम चर्चा करेंगे। ये भाव आपको मैं पहले बता चुका हूं। शुक्र से द्वादश भाव पर पापी ग्रह कौन बैठे हुए हैं? जहां शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र से द्वादश भाव में ये हो गया 12th हाउस। यहाँ कौन बैठे हुए हैं? शनि बैठे हुए हैं। तो ये योग निश्चित ही विवाह विलंब और ग्रस्त जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में सक्षम दिख रहे हैं। ये सभी विश्लेषण हमने करे और इन विश्लेषण के आधार पर हमें यह अनुमान लगाने में कोई असुविधा नहीं है कि जातक की जन्म कुंडली में सप्तमेश और शुक्र दोनों ही प्रबल पाप में है। फिर भी सप्तम भाव संतुलित अवस्था में रहने के कारण विवाह होने की क्षणिक संभावना इसमें बनी हुई। जातक के विवाह में मुख्य बाधा जो दे रहे हैं वह क्रूर मंगल और वक्री सप्तमेश ने यहां पर दिखाई है। सप्तमेश गुरु के केंद्रादि दोष में पड़ने के कारण वैवाहिक योग बनते बनते कई बार टूटते रहे। जातक को सितंबर, अब यहां हम जो देखेंगे विष्णुत्तरी दशा में इसको स्पष्ट करेंगे कि जातक को सितंबर 1998 से सप्तमेश गुरु की जो दशा चली है, यहाँ पर गुरु की जो दशा चली है उस दशा की हम चर्चा करें तो वहाँ पर जातक को समय लगा है। गुरु महादशा में मंगल की अंतर्दशा 2011 से लगी जो मार्च 2012 तक चलेगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ। आप जब भी इस कुंडली का निर्माण करोगे आपको ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कन्या लग्न में बृहस्पति दशा का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहता है, किंतु इस जन्म कुंडली में जो बृहस्पति हैं उनको केंद्राधि दोषग्रस्त रहने के कारण जातक को बृहस्पति का अनुकूल लाभ नहीं मिल पाया और जातक को इस अशुभता के कारण अपनी नौकरी में भी बार बार परेशानी उठानी पड़ी। जातक की पदोन्नति में कई वर्षों तक लंबी रही, उसे इस अवधि में अपने मान और सम्मान की भी क्षति उठानी पड़ी। शारीरिक देखें तो आर्थिक हानि का भी उसे सामना करना पड़ा है। जातक को बृहस्पति की अशुभता के कारण शारीरिक कष्ट भी बार बार झेलने को मिले हैं। जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश बुध होते हैं और सप्तमेश और कर्मेश के रूप में बृहस्पति होते हैं। मैंने कहा अभी हम सप्तम की चर्चा कर रहे हैं इसलिए बृहस्पति की हम इतनी यहाँ पर 10th हाउस की चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी या नौकरी में समस्याएं भी विवाह में बाधक होती हैं। तो यहाँ पर जो सप्तमेश हैं वही क्या है दशमेश, और इनको क्या लगा हुआ है? केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। दोनों स्थितियों में बुध और सप्तमेश और कर्मेश के रूप में बृहस्पति अपनी स्वराशियों में होकर केंद्र भावों में बैठकर भद्र योग बनाते हैं बुध, और हंस नामक ये योग बनाते हैं गुरु बृहस्पति। तो दोनों पंच महापुरुष योग हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में। फिर भी यहाँ देखिए ये चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, फिर भी द्वादश भाव व्यय भाव है। लेकिन जातक की जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठ गए? तुला राशि में, अपनी नीच राशि में बैठ। और किसके साथ बैठ के? राहु के साथ। सूर्य को राहु के साथ एक दोष लग गया जिसको बोलते हैं ग्रहण दोष। पंचम भाव में राहु के बैठने से, जब पंचम भाव में राहु बैठे हैं इससे प्रबल अशुभता बन गई है। राहु की पंचग्रह स्थिति को शुभ नहीं माना जाता। 5वें घर में बैठा है अगर राहु तो ये शुभ स्थिति नहीं होती है, ये शुभ स्थिति नहीं होती। ये पंचम भाव में राहु बैठे तो शुभ स्थिति नहीं होती है। यहां पंचम भाव में राहु बैठे हैं और राहु के साथ यहां पर सूर्य नीच के भी हो गए हैं। अब सूर्य के प्रभाव को पूर्णतः खराब करने में ये राहु सक्षम हो गया
और पंचमस्त राहु जातक की शिक्षा में भी अवरोध खड़ा करते हैं। उस जातक को कम दिमाग वाला यानी कि मंद बुद्धि भी बनाते हैं और व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से भी ये वंचित करने वाली स्थिति इनकी होती है। अब उपरोक्त जो हमने विवेचन करा, इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि बृहस्पति के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा के दौरान अगर हम देखें तो क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर यहाँ अष्टम है और यहाँ पर हम देखें तो राहु की अंतर्दशा हो और बृहस्पति की महादशा, तो जातक के विवाह की कोई संभावना इस स्थिति में नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। और अगर देखें तो वैवाहिक संयोग कब बनेगा, तो 2014 के बाद जब शनि की महादशा होगी तब यह बनने की संभावना दिखती है। इसके लिए अगर जातक कुछ उपाय करे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए, जातक के लिए अब और भी अगर ये कुंडली का देखें तो वह भी ये उपाय कर सकते हैं, उनको भी में लाभ मिलेगा। तो जातक के वैवाहिक विलंब या आरोग्यता और भाग्योन्नति में मुख्य बाधक बृहस्पति यहाँ बने हुए हैं, तो हमें बृहस्पति के उपाय देखने चाहिए महत्वपूर्ण रूप से। यद्यपि जन्म कुंडली में बृहस्पति सप्तमेश भी और कर्मेश के रूप में भी हैं, मीन राशि में है, परंतु फिर भी इनको केंद्राधि दोष ग्रस्त रहा है, उससे ग्रस्त हैं। अब लाल किताब को देखें तो लाल किताब में दसम भाव के बृहस्पति को नीच माना गया। दसम भाव के बृहस्पति को लाल किताब नीच मानती है और दसम घर के बृहस्पति को सूखे पीपल की उपाधि दी गई है। जैसे सूखा हुआ पीपल का वृक्ष छायाहीन बनकर ना किसी के वो शरण ना अपनी शीतल छाया ही दे पाता है और ना ही वह पीपल इधर उधर अगर हम देखें तो ईंधन के काम तो आता ही नहीं है, घर मकान के काम भी नहीं आता। ठीक वैसे ही दसम घर का बृहस्पति एक ठूंठ के समान, ठुंठ है बिल्कुल, ठुंठ उसको बोलते हैं सूखे पेड़ को, उसके समान होता है। तो उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जातक में पूरी तरीके से उसको अ, कहीं न कहीं उसको दिमाग से विचलित करने का कार्य करता है। व्यक्ति के मन में आशाएँ तो बहुत पैदा करता है, कल्पनाएँ तो बहुत जगाता है और इस कल्पना के आधार पर उसे विक्षिप्त बनाने का कार्य भी ये करता है। अब व्यक्ति की आजीविका की बात करें, आजीविका निर्वाह में भी बड़ी कठिनाई का सामना उसको करना पड़ता है और जातक को अपने परिश्रम से थोड़ी सफलता मिल पाती है। परिश्रम अधिक होगा, सफलता थोड़ी मिलेगी। जातक को शिक्षा धन की निरंतर हानि उठानी पड़ेगी और जातक का जो पिता होगा वो भी निर्धनता में रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं पैसे की कमी शॉर्टेज देखने को मिलेगी। 27 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक का जो समय है, ये ऐसा समय है जो जातक को अकेले संघर्ष करना पड़ता है और इसका कोई सहायक भी नहीं बनता और इस उम्र तक प्राय जातक अविवाहित ही इस स्थिति में रहता है। लाल किताब में बृहस्पति के नीच प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य से सहायता प्राप्त करने चाहिए। सूर्य से सहायता प्राप्त करोगे तो गुरु की सहायता मिल जाएगी और ये सिद्ध होती है। तो देखिए कुछ उपाय हम देख लेते हैं। जैसे बृहस्पतिवार के नीच प्रभाव को दूर करने के लिए जातक को 43 दिन तक किसी पवित्र नदी अथवा तालाब में तांबे का पैसा चढ़ाना चाहिए। तांबे का सिक्का उपयुक्त वजन का उसको लेना चाहिए। जातक को किसी देव मंदिर में 43 दिन तक निरंतर या 7 गुरुवार तक लगातार बादाम चढ़ाने चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति को बृहस्पति के जो फल मिलने लग जाते हैं। ये इस कुंडली के लिए उपाय हैं और जिनकी भी बृहस्पति की समस्या है वह भी ये उपाय लाल किताब के कर सकते हैं। जातक को रांग, एक धातु होती है रांग, उसकी 6 गोलियां बनवाएं, अपनी जेब में रखें। रांगे की गोलियों के प्रभाव से जो विवाह संबंधी बाधाएं हैं समाप्त होती हैं और विवाह की जो बंदिशें वो खुल जाती हैं, आधी गांठ खुल जाती है, विवाह के योग बनने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सूर्य ग्रहण के समय शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे बादाम, नारियल, उड़द की दाल, तेल आदि का दान करना चाहिए और शनि की इन वस्तुओं के दान से
व्यक्ति को अपनी नौकरी पदोन्नति में भी लाभ मिलता है। उसके जीवन में विभिन्न बाधाएं खुद हटती चली जाती हैं और पदोन्नति का पूर्ण लाभ उसको मिल जाता है। जातक के लिए एक उपाय और है कि वह तांबे के एक ताबीज में केसर के जो पंखुड़ियां होते हैं, पुष्प होता है, उसको भरकर अपने गले में पहने, तो भी जीवन में उन्नति के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। यहाँ पर हमने लाल किताब के उपाय बताए और इन उपाय के भीतर जातक को लाभ प्राप्त होने जैसी स्थितियां बन जाती हैं। 4 महीने के अंदर अंदर आपको इसमें अगर नौकरी नहीं लग रही है, उसमें समस्या है, तो वहां पर भी वह समस्याएं हल हो जाती हैं। पदोन्नति नहीं हो रही है तो पदोन्नति हो जाती है और विवाह में संबंधित बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो आप, यदि जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज का ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया। आगे कुछ और भी जो कारण हैं विवाह में बाधा के, उनको भी बताएंगे, कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।